हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो है शुष्क प्रशासन यानी ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के या दूसरे जो लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से शुष्क प्रशासन यानी ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। तो क्या होता है शुष्क प्रशासन या ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव? तो हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे। देखो, सबसे पहले इसका मीनिंग जानेंगे कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है। तो शुष्क प्रशासन का अर्थ है सरकार के प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने वाला विधि का निकाय। मतलब लॉ की ऐसी बॉडी जो सरकार के, गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, उसके जो कार्य होते हैं, उनको कंट्रोल करता हो। इसे 18वीं सेंचुरी में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लाया गया था। ये चीज़ आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ये जो वर्ड है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो पूरा का पूरा टर्म है आपका, ये फ्रेंच वाक्यांश यानी फ्रेंच टर्म से लिया गया है। ये एक फ्रेंच टर्म है जिसे हिंदी में शुष्क प्रशासन कहा जाता है और ये फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक टर्म है ना। जो फ्रांस में जो प्रशासनिक विधि है उसका एक टर्म है ये, और ये ऐसे रूल्स का सेट है या ग्रुप है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, उसके क्या पावर्स होंगे, उसकी क्या ड्यूटीज़ होगी, वो सब यहाँ पे ये डिसाइड करता है। और साथ ही ये भी बताता है कि जो सरकारी प्रशासन है उसका संबंध क्या होगा उसके सिटीजन्स के साथ, उसके नागरिक के साथ क्या होगा। तो ये फ्रांस में प्रशासनिक कानून के निकाय को दर्शाता है, लोक प्रशासन के संगठन और कामकाज का कंट्रोल बताता है, और प्रशासन और नागरिकों के बीच संबंधों को कंट्रोल करता है, उनको नियंत्रित करता है। तो अगर हम ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो ये बात करता है फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। और ये डील जो सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा जो डुअल सिस्टम है यानी दोहरी प्रणाली की भी ये बात करता है। तो ध्यान रखना है किस चीज़ की बात कर रहा है, ये दोहरी प्रणाली की। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है हमारे लिए कि 18वीं सेंचुरी में इसको कौन लेकर आया था? नेपोलियन बोनापार्ट। क्योंकि देखो, जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें स्टार्टिंग से उस चीज़ को पढ़ना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिनेटर या उसका प्रोपाउंडर कौन था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको देने वाले, जैसे मैंने बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट थे, तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक तो इसके प्रोपाउंडर की और दूसरा इसके मीनिंग की। ये डुअल सिस्टम इसमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक साइड तो ये बताता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका संगठन कैसा होगा और उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, जो ऑफिशियल्स होंगे उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी। दूसरी तरफ ये बताता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सिटीज़न है उनके बीच क्या रिलेशन है। तो दो चीज़ें हो गई। डुअल सिस्टम में क्या क्या आ गया? एक तरफ तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, उनकी ड्यूटीज़ की बात करता है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, और दूसरी तरफ बताता है कि जो प्रशासन है और जो नागरिक हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। इसीलिए इसमें डुअल सिस्टम होता है। ठीक, आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं फ्रांस में डुअल सिस्टम, फ्रांस में दोहरी प्रणाली। तो जब भी हम ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करेंगे, आप समझ जाना कि फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात हो रही है। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें समझ आई। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो फ्रांस में जो डुअल सिस्टम है वो किस चीज़ की बात करता है। तो देखो, फ्रांस में क्या होता है कि वहाँ पर डुअल जुडिकेचर होता है फ्रांस में। एक थे सिविल कोर्ट्स, दूसरे थे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। तो यहाँ पर क्या है कि सभी राज्य कर्मचारियों की स्थिति और दायित्वों के बारे में संबंधित है ये। दूसरा, प्रशासन और नागरिकों के बीच संबंध बताता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, उनके राइट्स के बारे में। साथ ही सिविल और प्रशासनिक न्यायालय, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रांस में डुअल सिस्टम है। अब उसमें वो डुअल सिस्टम के अंदर दो चीज़ आ गई, एक आ गए आपके सिविल कोर्ट, दूसरे आ गए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। ठीक, और यहाँ पे सिविल कोर्ट क्या करते हैं? सिविल कोर्ट में मैटर तब जाता है जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच कोई डिस्प्यूट हो, है ना। दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट कहाँ जाएगा? उसको सुलझाने के लिए कहाँ लाया जाएगा? सिविल कोर्ट में, सिविल न्यायालय में। और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट क्यों है?
क्योंकि इनमें मैटर तब जाता है जब एक पार्टी प्राइवेट इंडिविजुअल हो और दूसरी पार्टी गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल हो, क्योंकि सिविल कोर्ट को ये पावर नहीं है कि वो ऐसे मैटर्स को हैंडल करे। इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हैंडल करेंगे। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में कहा गया है कि यहाँ पे काउंसिल डी एटेट, और पहला काउंसिल डी एटेट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो 1799 में काउंसिल डी एटेट की स्थापना की गई थी फ्रांस में। इसको इस्टेब्लिश करने का पर्पज़ ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी उनको सॉल्व करने का काम काउंसिल डी एटेट करेगा। लेकिन धीरे धीरे इनकी जो जुडिशियल पावर थी वो बढ़ने लगी। तो प्राइवेट इंडिविजुअल और स्टेट अफेयर्स के बीच जब भी कोई मैटर अराइज होता था, जब भी कोई डिस्प्यूट होता था, तो उसको हैंडल करने की पावर और जुरिडिक्शन काउंसिल डी एटेट को दिया जाता था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, हम फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जब भी ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ते हैं तो उसमें हमें काउंसिल डी एटेट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि काउंसिल डी एटेट क्या था, इसकी संरचना वगैरह और सारी चीज़ें। तो काउंसिल डी एटेट एक तरह की बॉडी है जिसमें ऐसे आदमी रहते हैं जो एक तरफ शासन के गोपनीय सलाहकार हैं, मतलब एक तरीके से उनके कॉन्फिडेंशियल एडवाइज़र होते हैं, उनको कॉन्फिडेंशियली एडवाइस करते हैं, और दूसरी तरफ जो प्रजा है, जो जनता है, जो पब्लिक है, और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो भी मुकदमे वगैरह होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, उन पर जो करते हैं डिसीज़न करते हैं। तो इस संबंध में क्या होता है कि जो इम्पार्शियल जजेस होते हैं उनकी तरह ये काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको एक बॉडी मान सकते हो, और जो भी प्रशासनिक मामले होते हैं, जो भी आप देखो कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उनमें जो भी कॉमन कोर्ट्स होती हैं उनको इंटरफेयर करने का कोई राइट यहाँ पे नहीं दिया गया है। उनमें काम कौन करेगा, काउंसिल डी एटेट करेगा। जो प्रशासन की न्यायिक कंट्रोल से स्वतंत्र रखा गया है इसको, मतलब इसमें क्या करेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी तरीके से जुडिशियल कंट्रोल इस पर नहीं रख सकता, उससे ये बिल्कुल फ्री है। अगर हम मामूली कोर्ट्स की बात करें तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई राइट नहीं है। वो हो गए सिविल कोर्ट्स। वो क्या करेंगे, दो इंडिविजुअल के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जब बात आ जाती है यहाँ पर इंडिविजुअल और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में किसी भी तरह के कोई डिस्प्यूट की, तो वहाँ पे काउंसिल डी एटेट काम करता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। साथ ही अगर मान लो कोई भी कॉमन कोर्ट है और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, दो तरह के कोर्ट हैं। अब इनमें जुरिडिक्शन से रिलेटेड कोई मान लो डिस्प्यूट हो गया है ना, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई विरोध हो गया। अब इसका निपटारा कौन करेगा, तो इसका निपटारा कौन करेगा ये हमें पता होना चाहिए। ये निपटारा करेगा संघर्ष अधिकरण, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रिब्यूनल डिसकॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन सॉल्व करेगा, ट्रिब्यूनल डिसकॉन्फ्लिक्ट उनको सॉल्व करेगा, ठीक। दो इंडिविजुअल के बीच में अगर विवाद हुआ तो मैटर कहाँ जाएगा, सिविल कोर्ट में। अगर किसी इंडिविजुअल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो जाएगा हमारा कहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में। काउंसिल डी एटेट वहाँ पे सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। और अगर मान लो मामूली कोर्ट जो सिविल कोर्ट है, मान लीजिए छोटे कोर्ट होते हैं, या फिर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, उन दोनों के बीच में ही जुरिस्डिक्शन को लेके कोई विवाद हो गया तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा हमारा संघर्ष अधिकरण में, जिसको ट्रिब्यूनल डेस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो ये विवाद इनके द्वारा सुलझाए जाते हैं। तो आई होप समझ आ गया होगा कि काउंसिल डी एटेट क्या क्या होता है। तो ये एक तरीके की बॉडी है ना, एक तरीके का निकाय है, ठीक, जो एक तरीके से शासन के गोपनीय सलाहकार भी होते हैं और प्रजा और प्रशासन के बीच में अगर कोई मामला होता है, कोई डिस्प्यूट होता है तो उस पर डिसीजन भी करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे काउंसिल डी एटेट की सफलता के कारण, यानी इसके क्या रीजंस रहे कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो काउंसिल डी एटेट ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग, जो भी इसके पास जुरिस्डिक्शन था, क्योंकि एक निकाय था और इसके पास जुरिस्डिक्शन था कि ये डिसीजन दे सके, उसने अपनी इस जुरिस्डिक्शन का जो यूज़ किया है वो एडमिनिस्ट्रेशन को रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन के अधीन रखने के लिए पूरे स्वतंत्रता से किया है, पूरे फ्रीली रहकर किया है। और जिन रीजंस की वजह से काउंसिल डी एटेट को इस दिशा में, इस डायरेक्शन में सफलता मिली है, उसके कई सारे रीजंस हैं। अब वो कौन कौन से रीजंस हैं, तो उसमें सबसे पहला रीज़न आता है संरचना और कार्यकलाप। यानी काउंसिल डी एटेट का जो भी कंपोजिशन है, जो भी उसके फंक्शंस हैं, वो इस तरीके के हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी बहुत हेल्प की है इसकी सक्सेस में। सेकंड चीज़ है निर्णय निधि का लचीलापन। ये निधि नहीं है, ये विधि है। तो निर्णय विधि का लचीलापन यानी कि फ्लैक्सिबिलिटी। तो जिस तरीके से काउंसिल डी एटेट ने जजमेंट्स दिए हैं, डिसीजंस दिए हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए उसमें इतनी ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी है कि उस फ्लैक्सिबिलिटी की वजह से ही कहीं ना कहीं इसको सक्सेस मिली है।
नेक्स्ट आता है प्रशासनिक न्यायालय में उपलब्ध उपचार की सफलता। जो भी सिंप्लिसिटी है रेमेडी की, कि कैसे रेमेडी प्रोवाइड कराई जाएगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सरल तरीके से दी जाती हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, मैंने बताया ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में वो मैटर जाते थे जो इंडिविजुअल और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट देखता था। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट थे उनमें जो भी रेमेडीज़ प्रोवाइड कराई जाती थी पार्टीज़ को, वो बहुत ही सिंप्लिसिटी में होती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती थी। इसके बाद आता है न्यायालय द्वारा विशेष प्रक्रिया का विकास। तो कोर्ट के द्वारा यहाँ पे स्पेशल प्रोसीजर अपनाया जाता था और उसका डेवलपमेंट भी किया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न रहा है इसकी सफलता का। नेक्स्ट आता है मौलिक विधि की प्रकृति, यानी कि जो सब्सटेंटिव लॉ होता है, उस सब्सटेंटिव लॉ का नेचर ऐसा था कि इस वजह से भी यहाँ पे काउंसिल डी एटेट को यहाँ पे सफलता मिली है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनको हम देख सकते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे काउंसिल डी एटेट की सफलता में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक, ये 5 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रीजंस निकल के आए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे शुष्क प्रशासन के नियम, यानी रूल्स ऑफ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसमें बेसिकली 3 नियम निकल के आते हैं जब हम देखते हैं। सबसे पहला है प्रशासनिक प्राधिकारियों और उनसे संबंधित अधिकारियों से संबंधित नियम। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं या जो भी अधिकारी होते हैं, उनसे संबंधित क्या रूल्स होंगे वो हमारे शुष्क प्रशासन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है जो भी सिटीजन्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पब्लिक सर्विस को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, उससे रिलेटेड रूल्स होते हैं इसके अंदर। और लास्ट है प्रशासनिक न्याय निर्णय से संबंधित नियम। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किस तरीके से डिसीजन डिलीवर होगा, क्या जस्टिस मिलेगा, ये सब उससे रिलेटेड रूल्स भी यहाँ पे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और शुष्क प्रशासन के नियम से डील करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डाइसी की, तो डाइसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेंच लॉ का वो पोर्शन है जो हमें बताता है कि जो स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं उनकी क्या पोजीशन होती है, क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं। मतलब जो भी राज्य के प्राधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनकी क्या तो स्थिति है और क्या उनके दायित्व है, ये हमें ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव से पता चलता है। और ये फ्रेंच लॉ का एक वही पोर्शन होता है। सेकंड है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के सिविल राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होंगे और वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डील कैसे करेंगे। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो प्रशासनिक प्राधिकारी होते हैं, उन सिटीजन्स के साथ उनको कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और तीसरी चीज़ जो डाइसी ने बताई है वो ये है कि उन राइट्स और लाइबिलिटीज़ को कैसे इन्फोर्स किया जाएगा, मतलब कैसे उनको लागू किया गया है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे डाइसी ने बताई हैं। पहली स्टेट ऑफिशियल से रिलेटेड है, उनकी पोजीशन और लाइबिलिटीज़ क्या होंगी। दूसरा जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो आम लोग हैं, उनके सिविल राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होंगे। और तीसरा उन राइट्स और लाइबिलिटीज़ को कैसे लागू किया जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डाइसी ने बताई हैं, आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शुष्क प्रशासन के बारे में, या सिंपल वर्ड्स में मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊं, तो शुष्क प्रशासन का मतलब सरकार के प्रशासनिक कार्यों को कंट्रोल करने वाले कानून के निकाय से है। मतलब लॉ की एक ऐसी बॉडी जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। सरकार या गवर्नमेंट के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने वाले लॉ की बॉडी को ही हम शुष्क प्रशासन कह सकते हैं। देखो, आम कानून वाले जितने भी देश होते हैं उनमें क्या होता है कि मुख्य तौर से जो भी जुडिशियल डिसीजंस आते हैं उनके द्वारा ही जो भी दिया जाता है, जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह दिए जाते हैं कोर्ट्स के द्वारा, तो उनको ही यहाँ पे क्या किया जाता है, लॉ को डेवलप किया जाता है ना। लॉ जो है वो टाइम टू टाइम कोर्ट्स के जो भी जजमेंट या डिसीजंस आ रहे हैं उनसे डेवलप होता है। लेकिन अगर बात करें ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव की, तो इसकी विशेषता ये मानी जाती है कि जो लॉ है वो प्रशासनिक विनियमन, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोड्स होते हैं उनके द्वारा जो भी डिसीजंस हैं उससे कानून की शाखा, यानी कि जो लॉ की ब्रांच है, वो किस चीज़ में यूज़ होती है, पब्लिक सर्विस में, पब्लिक प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में, और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके संगठनों सहित कई अलग अलग पहलुओं पर यहाँ पे गौर की जाती है। उन सब चीज़ों को ये कवर करती है। तो बेसिकली जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है वो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और उसी की बात करता है। जब भी हम बात करेंगे शुष्क प्रशासन की, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात कर रहा है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक, काउंसिल डी एटेट के बारे में हमने पढ़ा, तो वो भी एक तरीके की बॉडी है जो किसके बीच में मैटर्स को देख रही थी, जो देख रही थी इंडिविजुअल्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके बीच में उठने वाले डिस्प्यूट को। तो
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए मुझे लगा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो आना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।